सेनको गोल्ड जो 2023 में ही अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में एंड लिस्ट होते ही इसने 300% प्लस का राइज भी दिखा दिया है, लेकिन रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई से 60% जो है डाउन हो चुका है एंड 50% से ज़्यादा वो हमेशा ही क्रैश होता है। अपने क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री बेटर रिपोर्ट करने के बावजूद भी लगातार शेयर प्राइसेस जो है डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में जानते हैं एंड ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं फ्यूचर आउटलुक के साथ साथ इसके हम कुछ वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ सेनको गोल्ड की बात नहीं है, इस टाइम जो भी गोल्ड सेक्टर के भी जो भी कंपनीज हैं उन सभी में ये फॉल देखने को मिल रहा है, चाहे वो टाइटन हो चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो। एंड अब बारी है सेनको गोल्ड की। यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सेनको गोल्ड, ये तो आपको पता होगा कि ज्वेलरी सेगमेंट में ये काम करती है। आपको बता दूं कि ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट के कई सारे पीसेस बनाती है जिससे कि उनको काफी यूनिक बना देता है। ये इसका एक अलग कैटेगरी है। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड ज्वेलरीज, प्लेटिनम, सिल्वर्स में भी इंक्लूडेड है। वेडिंग्स एंड ब्राइडल ज्वेलरीज के लिए भी स्पेशलाइज्ड है। आपको बता दूं कि इसके जो है रिटेलर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल इंडिया में 100+ स्टोर्स इसके अवेलेबल हैं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में जो है इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिलहाल काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरीके से हमें वॉलेटिलिटी एंड जो है अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, कई सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। वैसे में गोल्ड जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। गोल्ड का जो है प्राइस ऑलरेडी इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 2024 से 2025 फरवरी तक का ही कंपैरिजन आपको बताऊं तो 2024 में 79,000 समथिंग गोल्ड का प्राइस था एंड अभी फरवरी में 86,000 तक पहुंच गया। एंड आपको बता दूं कि 23% का राइज सिर्फ इसी टाइम देखने को मिल गया एंड 86,000 से 1 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 16% का ही फर्क है। तो जब ये इतने कम टाइम में 23% तक के भी राइज दिखा सकते हैं तो 16% पहुंचना कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से आपको बता दूं कि ऐसे में जो है डिमांड्स में कमी आ रही है, सेल्स में कमी इनकी आ रही है। ऑब्वियसली प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ेंगे एंड इस टाइम जो है टैक्स वाली चीज़ें भी इतनी प्रॉब्लमेटिक हुई थी, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा चल रही थी कि यहाँ पर जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ तो माना जा रहा था, लेकिन गोल्ड खरीदना अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए महंगा पड़ रहा था, तो जिस वजह से इनके सेल्स में भी गिरावट हुई। एंड ये एक पूरा टॉपिक समझ जाइए कि सबसे बड़ा प्रेशर इसी वजह से पूरे के पूरे ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिला है, क्योंकि इनकी जो सेल्स है मोस्टली फेस्टिव सीजन्स एंड वेडिंग सीजन्स में होती है, लेकिन वहां पर जो है ये प्रेशर देखने को मिला। सबसे पहला रीजन तो यही है इनके फॉलिंग का। दूसरा रीजन आपको बताती हूँ। मार्केट में इतना ज्यादा र्यूमर फैला कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लगातार इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो ऐसे में जब आपको ये दिखे कि कोई भी कंपनी ऑलरेडी अपने आईपीओ प्राइस से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300% प्लस राइज हो चुकी थी, टाइटन का प्राइस गिरा, उधर कल्याण ज्वेलर्स ने क्रैश दिखाया, तो ऐसे में जहां पर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो दूसरा मेन रीजन था कि इसमें जमकर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। मैं सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स भी थे जिन्होंने जमकर प्रॉफिट बुकिंग की, बिकवाली की, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहे थे। देन इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर बढ़ गया एंड ये स्टॉक 60% तक का डिक्लाइन दिखा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ रीजंस हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री इसके दोनों ही बेटर आए थे। क्वार्टर टू में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 31% से रहा एंड अभी रिसेंटली जो क्वार्टर थ्री इसने रिपोर्ट किया उसमें 22% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। स्टिल स्टॉक के प्राइसेस फॉलिंग। इसका और भी कुछ रीजन है। आपको बता दूं कि जून 2024 में इसके एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स थी जिसमें थे SAIF, सेफ पार्टनर्स जिसको बोलते हैं। इन्होंने जो है जून में अपने 5.8% स्टेक सेल कर दिए एंड 10.7% से अपने स्टेक घटाकर 4.97% कर लिया। वहां पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा ही स्टेक उन्होंने बेचा था जिसका प्रेशर वहां से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लग गया था। इसके बाद सेकंड थे ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, जिन्होंने 0.76% अपना स्टेक बेचा सितंबर में। जून क्वार्टर में सैफ ने एंड सितंबर क्वार्टर में जो है इन्होंने अपना सेल किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली में गिरावट वहीं से शुरू हो गई, लेकिन बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ध्यान दीजिए कि ये जो है इसके मेन प्रमोटर्स नहीं थे, ये एक प्राइवेट इक्विटी फंड थे। लेकिन आप नोटिस यहाँ पर करेंगे कि दिखाएगा आपको कि दिसंबर में जो है प्रमोटर्स ने अपने करीब 4% तक जो है स्टेक सेल किए हैं। तो दिसंबर क्वार्टर में ऐसा क्या है कि आपको ये शो हो रहा है जिस वजह से बिकवाली बढ़ी। तो दिसंबर क्वार्टर में ही जो है कंपनी ने, और ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स थे आपको बता दूं कि इनका इन्वेस्टमेंट
2014 से था, 2014 से 2020 तक के लिए ही था, लेकिन इन्होंने 2020 में अपने स्टेक नहीं बेचे थे। इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि उस टाइम कोविड था, इनको जो है अपना इंडियन मार्केट इमर्जिंग दिखा एंड इनको प्रॉफिट दिखा, तो ऑब्वियसली इन्होंने आगे तक इसको एक्सटेंड करके होल्ड किया। तो जहां पर प्रॉफिट इतना बड़ा मिलेगा तो उन्होंने जमकर प्रॉफिट बुकिंग इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने भी की, जिसका असर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये मेन प्रोमोटर्स नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिए। अब आई बात दिसंबर क्वार्टर में, कि दिसंबर क्वार्टर में जो है यहाँ पर शो होता है आपको कि करीब 4% तक जो है प्रमोटर्स ने अपने स्टेक सेल किए हैं। तो यहाँ पर ये रीजन क्यों दिखा रहा है? हालांकि आपको बता दूं कि एक्चुअल में प्रमोटर्स ने किसी ने भी इस तरीके से सेल नहीं किया है जिसका प्रेशर बढ़ना चाहिए। एक्चुअली में ये हुआ ये है कि सेनको गोल्ड ने 459 करोड़ जो है फंड रेज किए, वो भी 40.8 लाख करोड़ इक्विटीज बेचकर, क्योंकि वो फंड तभी उठा सकते हैं जब वो इक्विटी शेयर्स अपना देंगे। उसी के बदले उन्होंने जो है 459 करोड़ जो है फंड रेज किया, ताकि वो 18 टू 20 ईयरली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर और भी स्टोर्स जो है एक्सपेंशन कर सके। उनका एक्सपेंशन प्लान है, इस वजह से दैट्स वाई ये आपको जो है 4% का प्रोमोटर्स के स्टेक्स में आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ बड़ा इशू नहीं है। क्वार्टर 2 रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, क्वार्टर 3 इन्होंने अच्छा रिपोर्ट किया है, प्रोमोटर्स सेम टू सेम है, कुछ भी इस तरीके से बिकवाली नहीं हुई है इसमें जिससे कि इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना था। लेकिन सिर्फ मार्केट रूमर्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डिमांड्स में कमी आई, यानी कि सेल्स में कमी आई क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो इस वजह से जमकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है सेंको गोल्ड में, दैट्स वाई ये फॉलिंग है। अभी बता दूं कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है ये प्रेशर भी रहे, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर्स का सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज गोल्ड प्राइसेस को काफी अफेक्ट कर रही हैं। अभी रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने जो है $3100 ऑन्स टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है गोल्ड का। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में 1 लाख तक भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसे में असर तो रहेगा, थोड़ा अफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ये इनके सेल्स पर, इनके मार्जिन पर असर डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अपनी गवर्नमेंट ने जो टैक्स में कटौती की, क्यों की थी? क्योंकि आपको जो है हाथ में डिस्पोजल इनकम आए, एंड डिस्पोजल इनकम आने से कई सेक्टर्स को भी जो है अफेक्ट करना था, वहां पर बूस्ट अप करना था, कंजप्शंस बढ़ाना था। एंड इसमें ज्वेलरी सेगमेंट भी आती है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम आता है तो आप क्या करोगे? ज्वेलरीज खरीदोगे ऑब्वियसली। तो वैसे में आप जितना खरीदोगे उस हिसाब से उनकी सेल्स बढ़ेगी एंड डिमांड्स भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगी। सो ये भी प्रोसेस यहाँ पर आगे चलने वाला है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट ने जो है गोल्ड एंड सिल्वर पर इंपोर्ट बेस्ड ड्यूटीज जो है प्राइसेस बढ़ा दिए। अब ऐसे में इन्फ्लेशन का थोड़ा कंसर्न बनता है, सो इसका भी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर में भी रह सकता है जो भी ज्वेलरी सेगमेंट्स वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सारे इम्पैक्ट्स शॉर्ट टर्म ही हैं। अब ये 60% का जो फॉल है, ये कितना अपॉर्चुनिटी देता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इसके लिए मैंने थोड़ा इसका वैल्यूएशंस चेकआउट किया, क्योंकि वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो रिसेंटली ये 39 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है। इसका जो मीडियन है ये 35 मल्टीपल है। ध्यान दीजिए कि 39 मल्टीपल पी जो इसका आया है 53 मल्टीपल से डाउन होकर आया है, क्योंकि ये पहले 53 मल्टीपल पी पर थी एंड अभी ये 39 मल्टीपल पी पर है। मीडियन इसका 35 है, तो उससे आपको लग रहा है कि अभी तो ये ओवर वैल्यूड है। लेकिन ध्यान यहाँ पर देना ये है कि 35 मल्टीपल पी की अगर बात हो रही है तो जून 2024, मई 2024 की ही अगर मैं बात करूं, तो जब ये 35 मल्टीपल पी पर थी तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी के प्राइस से 50% का करेक्शन का ही प्राइस था, जो कि ऑलरेडी उससे नीचे ही 60% तक करेक्ट हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने अंडर वैल्यूड के नीचे ट्रेड कर रही है। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो भी इसके कंपेरिजन हैं, जो बड़ी दिग्गज माने जाते हैं लाइक टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स, उनसे कंपैरिजन अगर आप करते हो तो इसका मल्टीपल पी उनसे नीचे ही आपको शो होगा। अब इस चार्ट को देखते हुए आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ कि इसके ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में जो है भारी कमी देखने को मिली है 2024 के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 4-5 साल से लगातार इसका ईपीएस जंप देखने को मिला है। लेकिन रिसेंट फरवरी में जो है इसका ईपीएस डिक्लाइन हुआ है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। एंड किसी भी कंपनी का ईपीएस अगर डाउन होता है, साथ में पी हाई हो, तो उस कंपनी में थोड़ा प्रेशर रहता है कुछ टाइम के लिए। एंड यही मेन रीजंस होते हैं उनके प्राइसेस फॉल होने के। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही डिसीजन मेकिंग रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे कंक्लूजन आपको बताए हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा कि सन को गोल्ड में अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है।
शॉर्ट टर्म क्या रहेगा इम्पैक्ट एंड फ्यूचर आउटलुक्स ये क्या देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।